गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब आप 12 AM से पहले जब आप करते हो तो सॉरी उसे गुड सॉरी मॉर्निंग बोलते सॉरी। हैं। सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, सीखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अच्छा स्क्रीन आपको दिख रही है? जी जी मैम। PDF दिख रही है आपको बच्चों को? एक मिनट। PDF जैसे हम अभी स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो ये देखना ओपन हो रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है। हेलो, सभी बच्चे आ गए हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? PDF नजर आ रही थी स्क्रीन पे अभी या नहीं? नो मैम। नहीं आ रही ना, शेयर कर रहे हैं लेकिन जो है शेयर हो नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाना, 2 मिनट। स्क्रीन शेयर, हाँ, एक मिनट रुकना तुम लोग। ये क्या हो गया? अब नजर आ रही स्क्रीन पे PDF? जी 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 मैम। आ रही है, अच्छा। चलिए, हम लोगों ने कल थोड़ी सी क्लास ली थी, आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि कल बच्चे थे नहीं काफी। आज कौन कौन आया अपना नाम बोलो, प्रेजेंट बोलते जाओ, हम जरा एक एक करके कितने लोग हैं देख ले। नाम बोलते जाओ अपना अपना जरा, क्योंकि हमने PDF ओपन की है, नजर नहीं आ रहा। करो फिर, स्टार्ट करें। बोलो बोलो जल्दी, नाम अपना अपना बोलते जाओ। प्रशांत। जाओगे? मैम दीक्षा। दीक्षा, ठीक है। और नेक्स्ट? श्याम। श्याम, ओके। और नेक्स्ट? फटाफट करो बेटा, फिर स्टार्ट करें ना, फिर टाइम। मैम 3 ही लोग हैं अभी। 3 ही लोग हैं, तो चलो। ये बताओ श्याम, तुमने अपनी वो नहीं जमा की है फाइल बना के? यस मैम। तुमने जमा की, सबमिट की है, मार्क्स नहीं चाहिए तुम्हें? कर दूंगा मैम। कब कर दोगे? जब डेट निकल जाएगी। कितनी बार अल्टीमेटम दिया है, कितनी बार मैसेज भेजा है, तुमको क्यों नहीं रिप्लाई देते हो?
ठीक है, कर नहीं देंगे, ये हम डेट निकल चुकी है, बस ये है कि अभी यूनिवर्सिटी से मांगा नहीं गया तो अभी हमारे पास से कुछ डेटा गया नहीं है। ठीक है, जब तक हमारे पास में है 2-4 दिन में जमा कर दो आके फाइल, बना सकते हो तो। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब अपनी बातें चलती है, अपने नंबर जो है अगर वो करने हैं अपनी इम्प्रूव तो अपनी फाइल जमा करो। ठीक है, तुम लोग को इस बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हो? अच्छे से पढ़े लिखे हो बच्चे, जो अच्छे बच्चे वही नहीं सुनेंगे तो बाकी कौन सुनेगा ये बताओ? ठीक है श्याम, ओके मैम। सुन रहे हो? जवाब कीजिए। हाँ, हाँ, जमा हाँ, कर दो। yes, ma'am. ठीक है, ओके, जो अच्छी ओके। चीजें हैं उसको इम्पोर्टेंस दिया करो, अपनी लाइफ में क्या चीज जरूरी है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए इस तरीके से किसी भी। स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को ना रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, हमने आज थोड़ा सा वो कर दिया, कल भी आया था लेकिन सही सेटिंग बैठी नहीं थी। ठीक है, चलो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा सा आज हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, फिर हम पूरा शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है, कैसी ब्रांच है नॉलेज की, जिसमें हम ऐसी एक्टिविटी या ह्यूमन बींग्स या जो हमारे जो है सोशल एनवायरनमेंट के जो लोग हैं उनके लिए जो है हम एक स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? जो हमारे पास क्या मीन्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हम जो है अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे फुलफिल करें जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके, मैक्सिमम हो सके, इस चीज की हम जो है इस चीज की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है ये हमने कल आपको हमारे जो एक राइटर थे एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो उसका नाम क्या था, थ्योरी द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने ये कहा इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग बताई थी, अर्थशास्त्र एक ऐसा जो है आपका जो है विज्ञान है या साइंस है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे फुलफिल करें कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, इस विधि को, इस मेथड को हम सीखते हैं। ठीक है, तो द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इन ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड। ठीक है, ओकाज एंड नेमास। ठीक है, ये सब तो खैर हिस्ट्री है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मेन मेन चीजें हमें बताना है आपको, क्योंकि आपका क्या है, पेपर होना है ऑब्जेक्टिव। पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिएगा, ये सब हम कल बता चुके हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स चीजें जो है आप ये पढ़ते भी जाइए। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्ट, यही बताया था हमने कि क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और इसमें हम ये सीखते हैं कि अपने संसाधनों या अपने मीन्स को कैसे एलोकेट करें, यानी बंटवारा करें कि अपनी जो नीड्स के बीच में, ताकि जो है कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आप लोग जवाब भी दिया करो बेटा, हाँ नहीं, जैसे पूछे तो हमें पता चले कि हाँ बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो हमने ये बताया था। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? चले जाते बोला जवाब दिया करो, पता चले आप होना चाहिए ना, हम बोल रहे हैं आप भी बोलो तो ये पता लगता है कि हाँ इन्वॉल्व हो आप लोग भी के लिए, इतना एफर्ट कर रही है, इतना वो कर रही है, तो कम से कम आप भी तो इन्वॉल्व हो ना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 2 चीज हमारी मेन इम्पोर्टेंट होती है, एक होती है स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता, जब कोई चीज हमें कम अवेलेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। ठीक है, is less than and what you wish to have. Scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand for the resources. ठीक है, scarcity का मतलब होता है जब हमारी डिमांड से हमारे के अकॉर्डिंग हमें कोई चीज सप्लाई ना मिले। जैसे अगर डिमांड है जो है 1 लाख टन जो है आपकी गेहूं की है, लेकिन आपको जो है इसका 50% ही मिले, ठीक है, कम मिले, इससे 1 लाख टन अवेलेबल ना हो, है ना, लोगों की जितनी डिमांड है अनाज खाने की उतनी उनको अवेलेबल ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं।
ठीक है। तो जब आपकी डिमांड से उसकी सप्लाई कम हो, जिस रिसोर्सेज की, मान लो जमीनें हैं, लैंड हमें चाहिए, 1 एकड़ लैंड चाहिए, पर हमारे पास 1 एकड़ लैंड नहीं अवेलेबल हो, ½ एकड़ ही हो, तो ये क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी की जो है फैक्टर है जिसपे हमारी डिपेंड करती है, जिसके कारण ही जो हमारे किया गया। पहला स्कार्सिटी है क्योंकि हमारे पास कमी है साधनों की, तभी हम जो है सीखेंगे कि हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम उसको कैसे अप्लाई करें आगे। स्कार्सिटी आई तो अब इसमें जो है स्कार्सिटी की वजह से चॉइस करना पड़ा हमें। जब हमारे पास साधन लिमिटेड है, मान लो किसी पर्सन की इनकम 10,000 है पर मंथ, तो उसी में उसको सारी अपनी जो है डिमांड फुलफिल करनी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको अपनी एजुकेशन भी करवानी है, जो आपकी हेल्थ पे भी है, जो आपकी नीड्स हैं, जो फूड शेल्टर है, जो आपकी जो है ब्रेड, ये जो आपने सुना होगा, आपकी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, इनको भी पूरा करना है। तो वो कैसे अपने रिसोर्सेज को, यानी अपने 10,000 की इनकम को इन सभी के बीच में एलोकेट करे ताकि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन उसे मिल जाए। क्या करना होता है, सिर्फ चॉइस करना होता है कि हमें सबसे पहले सबसे जरूरी आवश्यकता हमारी कौन सी है, तो वहां से चॉइस आती है। जब स्कार्सिटी आती है तो उसके साथ साथ चॉइस भी आती है, क्योंकि अगर स्कार्सिटी होगी सारी जो आपकी सारी चीजें हैं, सारी डिमांड से एक साथ फुलफिल नहीं कर सकती। यहाँ से आई हमारी। तो इस तरह के प्रकार हम कह सकते हैं चॉइस क्या होती है, रिसोर्सेज क्यों होती है, हम चॉइस की समस्या क्यों आती है, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। पिछली बार के एग्जाम में जो बच्चों ने दिया था, पिछले जो है सेमेस्टर में जब ये पेपर हुआ था आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन आया था, जो आपकी चुनाव की समस्या है या सिलेक्शन की है, ये क्यों आती है, ये 2 कारणों से आती है। सबसे पहला क्या है, स्कार्सिटी की वजह से चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास 10,000 है तो हम उसी में सोचेंगे पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यकता या हमारी सबसे जो है कंपलसरी नीड कौन सी है। ठीक है। अगर हमें किसी व्यक्ति को अगर एट ए टाइम जो है भूख लगी है तो उसे फूड चाहिए होगा, तब उसको आप मोबाइल दे दो या कोई गाना सुना दो या मूवी दिखा दो तो वो उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो उसका पेट भरा हुआ है तो फिर आप उसको चाहे जितना भी खिलाओ, उसे कहो आप बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो या जो कोई भी अच्छी चीज खिलाओ, तो वो ज्यादा नहीं खा पाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंटली कौन सी जो है आपकी जो है नीड है, तो उसमें हमें चुनाव करना होता है। ठीक है। तो स्कार्सिटी के कारण चॉइस आई और चॉइस की वजह से ही डिसीजन मेकिंग हुआ। अब हमें चुनना, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, 10 हमारी नीड है, उनमें से कौन सी जो है हमारी सबसे मोर इम्पोर्टेंट चॉइस है। ठीक है। तो उसके लिए हमें डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन मेकिंग का रिलेशन किससे होता है, क्यों करना पड़ा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है। Decision making relates to usage of limited resources in a manner of consumer maximize his satisfaction, producer maximize his profit, है ना। अब डिसीजन हमें क्यों लेना पड़ता है, पहले स्कार्सिटी की वजह से चॉइस आई, चॉइस की वजह से डिसीजन लेना पड़ा। डिसीजन इसलिए लेना पड़ता है कि कस्टमर क्या चाहता है, हमें कम से कम जो है प्राइस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और सोसाइटी को क्या चाहिए, वेलफेयर चाहिए। तो इनके बीच में कंट्राडिक्टरी जो है, इनके जो है मोटिव्स आ जाते हैं, सबके अलग अलग जो सबके मोटिव्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। अगर कस्टमर चाहेगा कि हमें कोई चीज 10 ही रुपए में मिल जाए, लेकिन प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि 20 में बेचे, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और इधर सोसाइटी को ये चाहिए कि हमारा जो है कल्याण होता रहे। तो ये इन सब चीजों की वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा और वहां पे हमें चॉइस करनी पड़ी। ठीक है। क्लियर है इतना आपको? हेलो, यस और नो बोला करो बेटा आप लोग। क्लियर है? यस मैम। हाँ हाँ बोला करो ना, तो हमें लगे कि वो कल पढ़ाया था आज इसमें पढ़ा दे रहे फिर से हमारा जो है, क्योंकि आपको वैसा भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड भी, तो आप उसमें क्वेश्चन आए और कोई स्कार्सिटी होती है हमारे पास रिसोर्सेज की, और है रिलेशन किससे होता है, बॉन्ड से। ठीक है। ह्यूमन की अनलिमिटेड बॉन्ड
से हमारे पास क्या आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आया फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। अब चॉइस की समस्या आई हमारी, क्योंकि हमें हमें अपनी नीड्स में से चॉइस करना है, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन, तो रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, 5 रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मैं मशीन है ना, और आपका हो गया बिल्डिंग कैपिटल, ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। अब ये रिसोर्सेज को आएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, ठीक है। अगर बिल्डिंग हमारे अपनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने रेंट पे ले रखा है तो उसे हमें रेंट पे करना होगा। कैपिटल अगर हमने बोरो की हुई है, उधार लिया है, तो उसके बदले में क्या पेमेंट करना होता है, हमें जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। लेबर्स हैं तो उनको वेजेस पेमेंट करना होगा। इस तरीके से तो हर एक फैक्टर का एक जो है कहते हैं डेफिनेट कॉस्ट होती है, तो उनको ये पेमेंट करना होता है। तो हम अपनी जो है कैसे हम अपना एलोकेशन करें रिसोर्सेज का, कि हमें कम से कम जो है क्या हो, कॉस्ट कम से कम आए और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, प्रोड्यूसर सोचेगा। लेकिन जो है कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर, कि हमें कोई भी चीज कितनी कम प्राइस पे मिले और रिसोर्सेज को या अपने साधन को कैसे एलोकेट करें कि हमारी सारी नीड फुलफिल हो जाए। तब आप क्या करोगे, प्रेफरेंस तय करोगे कि कौन सी नीड हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है। ये सब ये चीज इकोनॉमिक्स का जो है स्टडी किया जाना है। अब हमें ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या करना है, हमें फुलफिल करने होते हैं अपनी जो है लेके अपनी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। तो मैक्सिमम हमें सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, और मैक्सिमाइज, ये क्या है हमारा सेटिस्फेक्शन कौन मैक्सिमाइज करेगा, कंज्यूमर ये चाहेगा कि हमें मोर सेटिस्फेक्शन मिले। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल किसका होता है, प्रोड्यूसर का होता है। और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का किसका होता है, हमारी सोसाइटी का। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमने इतना कल पढ़ा लिया था, ठीक है। अब आगे रिपीट नहीं करेंगे, अब हमारा आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब हमने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स आपकी 2 टाइप की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो में हम जो है इंडिविजुअल, किसी चीज की इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं, जब उसका जो है किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी आप कह सकते हो संस्था से रिलेशन हो या किसी एक पर्सनल व्यक्ति से रिलेशन हो, ठीक है। तो हम उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। या इंडिविजुअल पर्सन की जो सेविंग्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की प्रोडक्शन लेवल या प्रॉफिट या अर्निंग के बारे में हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर है बेटा? हाँ नहीं बोलते जाओ, पढ़ा चुके हैं कल, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में चला रहे हैं। यस मैम। अच्छा, अब माइक्रो हमने बताया क्या, किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस लेवल, उसकी प्रॉफिट लेवल, ठीक है। कोई भी एक इंडिविजुअल उसमें कमोडिटी या यूनिट जो है हम करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर इकोनॉमी या जहां हम रह रहे हैं उस देश की, उस कंट्री की पूरी उस चीज के बारे में हम पता करना हो, लेवल के वो क्या कहते हैं, उसको स्टडी करना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पूरे देश की ग्रोथ करना चाह रहे हैं पूरी, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। पूरे इंडिया की जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा मैक्रो में आ जाता है। अगर हम जो है सेविंग्स पता करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो ये सब हमारी किसमें इंक्लूड हो जाता है, हमारी ये सब मैक्रो में। तो आपका मेन डिफरेंस क्या है हमारा माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो में हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जो है या उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। और मैक्रो में क्या करते हैं हम स्टडी, जो हमारा जो है क्या पूरे ऑल ओवर कंट्री या जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं उस इकोनॉमी के बाद। माइक्रो हमने कल ये बताया भी था, माइक्रो कहाँ से आया है, माइक्रोस बना, और ये माइक्रो कहाँ से आया, माइक्रोस से आया है, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मोस्टली कभी कभी, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी क्या करते हैं आप, एक इकोनॉमिक यूनिट, इसका मतलब ये होता है स्मॉल, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, इसमें हम किसी एक यूनिट की या एक्टिविटी के बारे में करते हैं। बताया था कि ये मैक्रो वर्ड से बना है
है ना। और मैक्रो कहाँ से, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, ठीक है। मैक्रोस आया, इसका क्या मतलब होता है, लार्ज, यानी जब हम किसी लार्ज लेवल पे, जब होल लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया या इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के बारे में स्टडी, तो कहीं की भी इकोनॉमी हो, तो वो क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमी। हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस भी कभी कभी आता है, ठीक है। आप इसको समझ इसलिए लो क्योंकि जो है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो मैक्रो इससे होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पहले ही इंडिविजुअल फर्म हो, कंपनी हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो, या इंडिविजुअल पर्सन हो, या इंडिविजुअल कमोडिटी हो, उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो इसका रिलेशन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से होता है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी, जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएसए में होंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमाइनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इन ब्रीफ referred to as the theory of price, ठीक है। ये भी कल हमने किसी एक जो है कमोडिटी या किसी एक जो है इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइनेशन का हम क्या करते हैं, तो इसलिए इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस का जो है हम स्टडी कर रहे हैं या डिटरमाइनेशन कर रहे हैं। इसका रिलेशन होता है डिटरमाइनेशन ऑफ आउटपुट एंड लेवल इन द इकोनॉमी, ठीक है, मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया या पूरी इकोनॉमी में इसका क्या जो है हमारा इफेक्ट है या उसकी क्या प्राइस लेवल है, तो उसको हम बोलते हैं, हमने कल बताया था, जनरल प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, या सामान्य कीमत का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर थ्योरी ऑफ प्राइस बोलेंगे, कीमत का सिद्धांत, पूरे प्राइस लेवल का पता कर रहे हैं, पूरी इंडिया में उस प्रोडक्ट का प्राइस लेवल, जैसे किसी पेन को अगर हम ले एग्जांपल, तो हमारे जो पेन है उनकी क्या प्राइस लेवल चल रहा है इंडिया के पूरे इकोनॉमी के अलग अलग जो हमारे, तब हम इसको कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स दैट मैक्रो वेरिएबल है ना, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्लियर है, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो बता दिए, बस आप ये ध्यान रखना है माइक्रो का रिलेशन मैक्रो का जो होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इकोनॉमी या पूरे देश या पूरे कंट्री। अगर पूरे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल पता कर रही है तो वो हमारा मैक्रो में आएगा। एक व्यक्ति की रोजगार या उसकी इनकम या किसी चीज के बारे में हम कर रही हो तो वो हमारा माइक्रो में आएगा। इसमें से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसलिए हम आप ठीक है। और कोई बच्चा बढ़ा इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ, ये लोग ऐसे नहीं, सब ऐसे पेपर पता नहीं क्या देख के आएंगे, ठीक है। चलो, अभी हमने एग्जाम में लिया था, मिड में किसी के मार्क्स अच्छे नहीं है, दो तीन बच्चों को छोड़ के, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक्स है हमारे, इसके दो जो है इसके कह सकते हैं क्वालिटी, दो टाइप की क्वालिटी होती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमी होता है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये भी आप, पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट टाइम हम क्या है, जो फैक्ट है, जो सिचुएशन है, तो जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक्स इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। इट डील विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि क्या रियल सिचुएशन रही थी, चाहे वो पास्ट के बारे में हो, प्रेजेंट के बारे में हो या फिर फ्यूचर के बारे में होते हैं। इसका जो है रिलेशन हमारी जो होता है, जैसे क्या अच्छा होना चाहिए, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि हमें क्या स्थिति है, चल रहा है कि हमारी, अगर मान लो हमें ये देखना है कि हमारे इंडिया में कितने लोग जो है क्राइम में इन्वॉल्व है, ये क्या होना चाहिए, ये हमारा नॉर्मेटिव में आता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसका, इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर, जो रियल फैक्ट्स और फिगर है
वो उनका रिलेशन होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। जैसे कि ये क्या है, पॉवर्टी के बारे में हम देख लें, इंडिपेंडेंस के बारे में देख लें। पॉवर्टी ऑफ इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लो 20 सब तो चलो खैर वो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, मेन जो हमारा फीचर है हमें ये समझना है, हमारी जो है होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट टू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, जो हमारे मेन जो हमारा चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन है, चाहे पास्ट में हो चाहे में, उसके बारे में। और इसका किसी भी जो है हमारी जो है ओपिनियन से जजमेंटल नहीं होता है। इसमें जजमेंटल का मतलब ये होता है कि क्या होना चाहिए। जैसे कि हम ये कहते हैं कि चोरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं चोरी नहीं होनी चाहिए। तो इसका इन चीजों से मतलब नहीं होता है, इसका जो है एथिक्स से मतलब नहीं होता है। ठीक है, वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो है केवल सच, जो ट्रुथ होता है, जो फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात की जाती है कि इतने लोगों ने जो है मर्डर किया, ये क्राइम किया, ये है हमारा फैक्ट। और हमारा ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर हम इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चेंज करेंगे तो ये कहना चाहिए कि हमें जो ये जो है ये मर्डर जो है इतने हुए हैं, ये होने नहीं चाहिए। तो जो जजमेंटल चीजें हैं वो आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, और जो ट्रुथ है वो आता है हमारा है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का रिलेशन किससे होता है, तो आपको ट्रुथ फैक्ट जो रियल सिचुएशन है उससे होता है। और अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कहें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है चल क्या रहा है, इकोनॉमिक्स किस बारे में बात करता है कि होना क्या चाहिए। ठीक है, कि बच्चे क्या है यहाँ नहीं आते पढ़ने, ये है हमारी रियल सिचुएशन पॉजिटिव। और होना क्या चाहिए, आपको क्लास अटेंड करना चाहिए, आना चाहिए, चाहे आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए या फिर ऑफलाइन, तो आपको क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। ये हो गई हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहें तो क्या है कि नहीं है, बच्चे हैं नहीं, आते नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, हो गई। ठीक है, आपको अंतर समझ में आया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का? क्लियर है बेटा? हेलो? यस मैम, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पे क्वेश्चन आता है, इसमें देखो डिफरेंस दिया हुआ है। पॉजिटिव डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब जो सिचुएशन रह चुकी है या होने वाली है या होगी, इसके बारे में जो रियल फैक्ट हो उसके बारे में बात करता है। इसके बारे में जो ओपिनियन के बारे में बात करता है कि ये होना, ये ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड, यानी क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके बारे में बात करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में करता है। Economics are not necessary the statements of truth. These may be true or हमारा जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इनका जो है ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये ट्रू है फॉल्स, बस जो सच है वो हमें बताना है। ठीक है, जो सच है, जो रियल फैक्ट है वो बताना है। जैसे कि अगर कोई कहता है somebody says population of India is more than the population of China, it is definitely a positive statement, but it is wrong, one can verify, है ना। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि सही कह रहा है गलत कह रहा है ना इसमें। तो अब ये जो रॉन्ग और राइट की बात किसमें की जाती है, नॉर्मेटिव में, है ना। अब जैसे ये है इंडिया इज मोर देन पॉपुलेशन, तो ये हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन हमारी मोर नहीं है चाइना से, चाइना की नंबर 1 पे है ना, दूसरे नंबर पे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। ये बात हम जानते हैं कि ये लाइन जो है गलत है, लेकिन हमें जो है इससे मतलब नहीं है, जो लिखा है, जो सिचुएशन है उसी को हमें आगे बढ़ाना होता है पॉजिटिव। ठीक है, सच है और जो क्या होना चाहिए उसके बारे में, ओपिनियन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियंस ओनली। इसमें ट्रू और फॉल्स का कोई मतलब नहीं होता है, बस इसमें अपनी ओपिनियन बताई जा रही है।
और इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स के बारे में भी बात की जाती है, इसमें कोई भी ओपिनियन अपनी नहीं रखते, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ठीक है, इसमें वैल्यू जजमेंट है, और हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वैल्यू जजमेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी वैसे कल हमने बताया था कि व्हाट इज इकोनॉमी आप समझते हैं। तो या किसी भी जब हम एनवायरनमेंट में जहाँ रह के हम जो है अपने रह रहे होते हैं या अपनी कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, मान लो वहां रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, तो हम पाकिस्तान में रह सकते हैं। रह के हम क्या कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, वो हमारी क्या इकोनॉमी बोलते हैं। तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। तो क्या है, जो भी कोई लोग किसी भी इन्वायरमेंट में रह के वहां पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रह के लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, अपने रहने के लिए, अपनी लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए अर्निंग कर रहे होते हैं। होती है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारे जो है हमारे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि उस पर किसका जो है ओनरशिप होती है, हमारी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, लैंड, लेबर, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, कैपिटल और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने कल भी आपको समझाया था, ठीक है। तो जब इन चीजों पे हमारे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है, तब उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कि किन्होंने दिया था, कल ये हमने आपको बताया भी था और नोट भी कहा था, कर लेना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसके जो हमारे समर्थक थे वो एडम स्मिथ थे, ठीक है। इन्होंने जो है इस व्यवस्था को जो है डिफाइन किया था, ठीक है। तो आप देखते हैं जो हमारी जो है यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहां पे क्या है, सारी चीजें जो है मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर ही है, वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है कंट्री है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है हमारी डेवलप कंट्री में उसी का नाम आता है यूएसए का। तो जहाँ पे भी हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर हमारे प्राइवेट सेक्टर का क्या हो, ओनरशिप हो, और जो है उस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो उनके डिसीजन मेकिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारी पूंजीवादी इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। दूसरी हमने बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो है हमारी, ये समाजवादी बोलते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे रहे, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने आपको बताया, मैन, मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल, है ना, और आपकी जो है मैन में ही आपका लेबर आ जाता है, मैन का मतलब वही लेबर आपके, ठीक है। और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्डिंग्स आ गई, इन पे हमारे जो है गवर्नमेंट का ओनरशिप हो, जिसमें वहां पे सारे डिसीजंस जो है कौन ले, गवर्नमेंट ले, डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको जो है एक जो है कार्ल मार्क्स इन्होंने डिफाइन किया था सोशलिस्ट इकोनॉमी को, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जो है वहां पे दोनों ही सेक्टर्स मिलके काम करते हैं, तो वो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। यहाँ आप देखते हो हर तरीके के जो एरिया डेवलप है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है। प्राइवेट, आप बैंकों का उदाहरण ले लो, तो इसमें देखते हो आपकी प्राइवेट बैंक्स भी हैं, है ना, और नेशनलाइज्ड बैंक भी है। तो हर एरिया में हर तरीके की जो है एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, अब बैंकों में ले लो, देखो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, और इस तरीके की और यस बैंक है,
ठीक है। ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक है। और जितने हमारे जो है नेशनलाइज बैंक है, आरबीआई है, आरबीआई तो खैर बैंकों का वही है, बैंक ही है, मान लो सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, और भी देख लो बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये देख लो क्या कहते हैं केनरा बैंक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके के बहुत सारे 14 बैंकों का जो हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था, वो सारी बैंकें हमारी किसमें आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो दोनों ही, अब रेलवे में देख लो अभी तक धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब हमारी इकोनॉमी भी जो है आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अब काम नहीं होता है, ठीक है। आप खुद भी कहीं जाओ कभी किसी ऑफिस में, आप देखोगे कि वहाँ पे जो है कर्मचारी जल्दी काम नहीं करते हैं, आपको बहुत दौड़ाएंगे भगाएंगे, या फिर आप उनको 100-200 रुपए पकड़ाओगे तब काम करते हैं उनका। क्योंकि क्या हो गया हमारे यहाँ, क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब पा लेने के बाद आदमी जो है निश्चिंत हो जाता है कि हमें बस प्रेजेंट लगानी है, हम काम करें या ना करें हमें इतना पेमेंट मिलता रहेगा। लेकिन अदर इकोनॉमी है जहाँ प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा आपके प्रोग्रेसिव है, वहां पे आप ये देखोगे कि उनको जितना काम कर रहे हैं उतना पेमेंट दिया जा रहा है, जो जितना ज्यादा काम कर रहा है उसको उतना ज्यादा की अर्निंग हो रही है, और जो कम कर रहा है उससे कम। तो वहां पे इसलिए लोग काम ज्यादा करते हैं, प्रोग्रेस ज्यादा होगा, जब काम ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अर्निंग भी ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो आपकी अपनी इकोनॉमी जो है कि ग्रोथ लेवल भी आगे बढ़ेगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन अभी किया जा रहा है, ठीक है। कल भी हमने बताया था कि जो एलपीजी मॉडल आया था हमारा 1991 में, ठीक है, तब क्या हुआ था, जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही लो लेवल पे चली गई थी। किसी भी इकोनॉमी की जो है हम कैसे जानते हैं कि इस इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा है, बताओ कोई बता सकता है? हम देख के ये जान समझते हैं कि किस इकोनॉमी की जो है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत है, ठीक है। जैसे आप अपनी अर्निंग को देख के जानते हो कि हमारी 1 लाख की अर्निंग है, उसकी 2 लाख की अर्निंग है, ठीक है, या किसी और बंदे की 10,000 की अर्निंग है, तो उससे आप जानते हो कि इसका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है या लो है। तो अर्थव्यवस्थाओं में, इकोनॉमी में हम कैसे जानते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है या बुरी है, बताओ कोई बता सकता है? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी एग्जैक्ट नॉलेज जवाब नहीं है। और कोई और बता सकता है? दीक्षा तुम बताओ। लिविंग स्टैंडर्ड बोलो बेटा। और जीडीपी का ग्रोथ मैम। हाँ, जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है। और एक चीज और है जो हमारे फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो होते हैं, फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं, और जो आपकी जो है अदर कंट्रीज की जितनी भी है, पाउंड हो गई, स्टर्लिंग हो गई, एसडीआर हो गई और गोल्ड हो गई, इनका रिजर्व जिस देश के पास जितना ज्यादा होगा उसकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो अब ये कहोगे कि जो हमारे रिजर्व होते हैं, जो आपके फॉरेन रिजर्व है, इनका क्या काम है? तो इनका ये काम है कि जब आप देखते हो अपने देश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देशों से क्या करना, बाहर के देशों को सामान भेजना। जैसे अपने यहाँ मान लो हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेदर की चीजें बना के हम बाहर के देशों को भेज रहे हैं, वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, रुपया आ रहा है। तो वो रुपया उनकी किस स्थिति में आएगा? अगर हमने अमेरिका को भेजा है तो हमारे पास डॉलर आएगी, है ना, चाइना को भेजा है तो रेनबी आएगी, है ना, जापान को भेजा है तो येन आएगी। ये रिजर्व हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उस देश की अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर के देशों से सामान मंगाना। जिन चीजों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो सकता है वो हम बाहर के देशों से मंगा लेते हैं, और जो चीजें हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन में है उनको हम जो है अपनी जरूरत के अनुसार बचा के, जो बचा हुआ है उसको ज्यादा बाहर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि उतने ज्यादा हमारे पास जो एफडीआई आएंगे, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जितनी ज्यादा रिजर्व होगी उतनी ज्यादा क्या होती है, कंडीशन किसी भी देश की अच्छी मानी जाती है। इंपोर्ट जितने कम होंगे और एक्सपोर्ट जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें अपनी करेंसी को किसी और को भेजना पड़ेगा,
मंगाएंगे, सामान मंगाएंगे तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास अदर जो कंट्रीज है उनकी करेंसी में ये कंडीशन आ गई थी कि हमारे पास जो करेंसी बची हुई थी वो बहुत ही कम बच रही थी, समझ लो 1 हफ्ते के जो है सामान के बराबर बची हुई थी। अगर मतलब इतनी करेंसी थी कि जब सिर्फ 1 हफ्ते हम बाहर से सामान मंगा सकते थे, और तब हमारे देश में प्रोडक्शन का जो लेवल था वो भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि आज हो गया है, जो हमारे देश में नहीं बनाई जा सकती थी। अब जो है बहुत चीजें प्रोडक्शन होने लग गई, सारी चीजें बनने लग गई हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल। तब क्या था, जो ये एलपीजी मॉडल नहीं था, एलपीजी का मतलब होता है, एल का मतलब हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, ठीक है। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और हमारा जी का मतलब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, ठीक है। इन चीजों, इन फैक्टर्स को हम अलग अलग अच्छे से और डिफाइन करेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जो हमारी ये चीजें जब स्टार्ट की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब जो है हमारे देश में करेंसी जो है बाहर की आने लगी। तब क्या था, हमारी इकोनॉमी क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी। जो 1991 में ऐसी कंडीशन थी कि तब जो है हमारे देश में बाहर के देशों से ना तो सामान मंगाया जाता था और ना बाहर के देशों को भेजा जाता था, और अगर कोई भेजता भी था तो उसमें हाई डिग्री ऑफ कस्टम ड्यूटीज लगती थी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, टैक्स होता है। जब कोई सामान किसी दूसरे देश में भेजा जाता था तो टैक्स उनसे वसूला जाता था, और मंगाने पे भी टैक्स था, तो ना ही कोई मंगाता था और ना ही भेजता था, तो इसलिए हमारे रिजर्व जो है कम होते चले गए। तो जब ऐसी कंडीशन आई तो जो हमारे वित्त मंत्री थे इस टाइम के, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जो है क्या किया, ये एलपीजी मॉडल को जो है डिफाइन किया और डेवलप किया और आगे बढ़ाया। तो इसकी वजह से तब से जो है कंडीशन हमारी सुधरने लग गई, ठीक है। अभी एलपीजी मॉडल अलग से बताएंगे आपको क्या होता है डीपली इसका। अब तो जो आप ये देख रहे हैं अभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का भी किया जा रहा है, अभी एलआईसी का किया जाएगा, है ना। और आपकी जो रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो है अपनी जो हमारी जो सुस्ती आ गई है हमारी इकोनॉमी में, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी तेजी आए, डेवलपमेंट हो इंडिया में भी, ठीक है। सरकारी काम में जाओ तो देखो कितनी देर होती है, ये सब चीजें हैं। आप देखो अगर अभी एसबीआई में चले जाओ, आपका काम आपको 4 दिन दौड़ाएंगे। एचडीएफसी बैंक में चले जाओ, आपको जो है बहुत अच्छे से कस्टमर्स को वहाँ डील करते हैं, बुलाते हैं, अच्छा उनको नाश्ता पानी कराएंगे, खाना, और मतलब जैसा कस्टमर उसके साथ वैसा डील करते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को जो है थोड़ा सा कम करने के लिए चीजें की जा रही है, ठीक है। क्लियर है इतना? हेलो, यस हाँ, मैम। अच्छा अब आप ही, हाँ क्लियर है। अच्छा एक चीज और हमने कल बताई थी जो अब बच्चे नहीं थे, अब हम आगे रिपीट नहीं करेंगे, अब आगे चला करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 25 से होंगे, ठीक है। मैम एक से सबको होने 2 बच्चे तो वाले है ही मैम, हैं। सबको 2 बच्चे तो है मैम प्रेजेंट टाइम। 2 ही बच्चे हैं, चलो रहने दो, जिन्हें पढ़ना होगा वो रहेगा, ठीक है। देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, जिसे पढ़ना हो वो आए, ना पढ़ना हो ना आए। अब इनको प्रेशर तो कर नहीं सकते हैं, अब ये नकल करके पास होंगे, हम नकल हम देंगे नहीं सॉल्यूशन, हम पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन नहीं देंगे इनको, ठीक है। तो ये चीजें इनको सीखनी चाहिए ना कि हमें कोई चीज नहीं है जानकारी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सीखने का प्रयास भी ना करे तो वो उसकी महामूर्खता है, ठीक है। इन लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ाई को, तो ये लाइफ में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और फ्री में कोई भी चीज मिले आपको, आपको सफलता अगर फ्री में मिल रही है तो उसकी वैल्यू आपकी खुद की नजर में नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा तो दूर की बात है वैल्यू करना, ठीक है। और आजकल का कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि इधर जो है कोई अगर ढंग से अगर आप डिग्री ले लोगे तो आप 90% डिग्री ले लो, लेकिन अगर कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हो, उसमें नहीं सक्सेस हो रहे हो, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी जिंदगी जीतेगी इनकी, कीड़े मकोड़े की तरह आए, कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाएंगे दुनिया से, ठीक है। तो जो बच्चा अपना आएगा वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा जरूर, ठीक है। तो अपनी जो है तुम लोगों की मर्जी भाई, एक बच्चा आएगा मेरे को पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके तो मैम। ऐसे ही ये सब चीजें, नेशनलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, 14 बड़े बैंकों का। क्यों हुआ था? क्योंकि तब क्या था, सारी बैंकें क्या थी, प्राइवेट सेक्टर में थी, तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद है वो लोग थे, उनको उनको जो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, लोन नहीं मिल पा रहा था, और जो कुछ विशेष लोगों के पक्ष में चले गए थे लोग, ये सब चीज
प्राइवेटाइजेशन किया गया था बैंकों का कि सरकार का उससे हस्तक्षेप होगा तो ये सारी चीजें अच्छे से होंगी। तो उस समय की स्थिति के लिए नेशनलाइजेशन सही था। लेकिन आप देख रहे हो तब से लेके अभी कितना लंबा समय हो गया, 1969 से लेके अब आप देख लो 2020 चल रही 50 साल से ज्यादा होने वाली है, मुझे लगता है या 50 के आसपास हो रहे होंगे। कोई भी व्यवस्था जो ऐसी होती है लंबे समय तक चलने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो आज के समय में अब प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि सरकारी बंदे जो आ रहे हैं वो भी अब बिकने लग गए हैं। वो क्या करते हैं, मान लो अभी आपने सुना होगा पीएमसी बैंक का मामला पता होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं एक्टिव है उनको सब पता होता है, और जो नहीं एक्टिव है वो अगर जहाँ आएंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, तो पीएमसी बैंक का मामला आपने देखा था, उसमें करोड़ों का घपला हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था, तो ये हमारा एक क्लर्क था, उन्होंने क्या किया था, एक ही कंपनी के नाम से बहुत सारे अकाउंट खोल के उनको सबको अलग अलग जो है लोन प्रोवाइड करा दिया, जिससे क्या हो गया, जो बैंक का फंड था वो सारा उनके पास चला गया और बाकी जो हमारे कस्टमर थे जो जमा करता थे डिपॉजिटर थे उनका नुकसान हो गया था। तो बवाला बहुत लंबा हुआ था, जो समय में आपने पढ़ा होगा न्यूज वगैरह में। तो ये अब बैंकों में, सरकारी बैंकों में, क्योंकि जो है सरकारी में बैंकों में क्या आ गया है, सरकारी क्षेत्रों में लाल फीताशाही चली आई है। ठीक है, जो आप बोलते इसको मतलब उनका ही अपना मनमानी चलने लग गई, क्योंकि अब वो निश्चिंत हो गए ना कि हमें कौन वो करेगा, है ना, तानाशाही होने लग गई। ठीक है, तो जो है उनको जो है ये लगने लगा कि अब हमें कौन क्या करेगा, हम क्या जो करें। तो ये सब चीजें जब गड़बड़ियां समझ में नहीं आने लग गई, है ना, अभी आपने एक और मामला हुआ था जो भाग गए रुपए लेके बाहर। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, काम प्रॉफिट के लिए करता है, तो वो अपनी प्रॉफिट को मोर इम्पोर्टेंट कर लेगा। तो इन चीजों को से बाहर आने के लिए तो जो है ये सब प्राइवेटाइजेशन तो फिर नेशनलाइजेशन किया जाएगा। तो ये क्रम है, बदलाव है, परिवर्तन होता है, सरकार का नियम है। अगर परिवर्तन ना हो तो हमारा डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो हम वही ठहरे पानी की तरह रहेंगे और सड़कें वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो ये रूल हर चीज पे लागू होता है, आपका कोई भी एरिया हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, है ना, कुछ भी हो। तो हर चीज में बदलाव एक समय के बाद होना बहुत जरूरी है। तो आजकल के जमाने में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, और क्योंकि वो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी प्रॉफिट होगी, तो उसको उतना अपना पर्सनल फायदा होगा। जब हर व्यक्ति को फायदा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। तो ये चीजें जो पढ़ने वाले और जिन्हें सीखना है वो आएंगे। ठीक है, तो जो है कैसी लगी आपको क्लास आपकी, कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग आओ। ठीक है, तो आज इतना रखिए और पढ़ाएंगे। आप लोग बताओ, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें जो ओके चीजें मैम। पेंडिंग थी वो हमने बता दी। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करें, आज ये वाला इकोनॉमिक्स इतना रख लेंगे, और कोई दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है, स्टैटिक्स वगैरह पढ़ना हो तो हम थोड़ी देर के बाद जो है कनेक्ट हो जाएंगे, फिर शेयर कर देंगे इसको, क्लास क्रिएट करके उसकी आईडी शेयर कर देंगे। बताओ, पढ़ोगे तो करेंगे यार? यस मैम, यस मैम पढ़ेंगे। पढ़ोगे? यस मैम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अभी हम देख ले रहे हैं, टाइम आधे घंटे के बाद लिंक शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, तो हो जाना जो बच्चे करना चाहें। ठीक है, ओके। ओके ओके मैम। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। बोलो बेटा, तुम लोग बोलते नहीं। चलो स्टॉप सुनो। हाँ, अब कौन बचे? वो आलोक, तुम हो? बोलो, आलोक। मेरा क्वेश्चन है मैम, ये बताइए मैम, जब मैम प्राइवेट सेक्टर को सब दे दिया जाएगा मैम,
फिर वही स्थिति आ जाएगी मैम, जो गरीब है उसे मैम